Hello everyone, I hope all are good at home. Today we are going to discuss our next topic of this chapter. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने तीन चीज़ें सीखी थी. एक हमने क्या सीखा था? एक हमने सीखा था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर उसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट. ये हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था. नेक्स्ट आज हम लोग उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो बहुत वैसी ही थी जो हमने 10th में पढ़ी थी. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आज हम लोग देखेंगे. इसके अलावा हम लोग वर्क पढ़ चुके थे पिछले क्लास के अंदर. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो आज हम लोग देखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये भी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं. ये एनर्जी भी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं. ये होती क्या है वो आप देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है जो किस वजह से होती है? उसके मोशन की वजह से. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो उसके मोशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. इज दैट क्लियर? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. मोशन की वजह से ये इसका फॉर्मूला होता है. ये अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसको kf से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. kf इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. और इनिशियल एनर्जी अगर कोई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एम यू स्क्वायर. u क्या होता है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी. v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. क्लियर है सबको? u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी. तो इन दोनों को अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिफरेंस या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जो फॉर्मूला जो यूनिट वर्क की थी, यूनिट ऑफ वर्क क्या थी? यूनिट की वर्क की जूल, वही इसकी यूनिट होती है. क्या डायमेंशन होती है काइनेटिक एनर्जी की? n/2t - 2. n की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2. ये किसकी डायमेंशन होती है? काइनेटिक एनर्जी की. क्लियर है सबको? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. नेक्स्ट क्या है? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब होता है. वेरिएबल फोर्स. नाउ जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग. आपको वर्क करना है. आपको क्या करना है? वर्क. जब आप वर्क करते हैं तो क्या हमेशा सेम वर्क करते हैं सेम टाइम के अंदर, या कभी वर्क का अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाता है? कभी वर्क का अमाउंट क्या हो जाता है? कम. कभी वर्क का अमाउंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. जैसे हमें वर्क करना है, अब आपको पहले से कहा कि आपको ये वर्क 1 घंटे में पूरा करना है, तो ज़रूरी थोड़ी ना डेली वो वर्क 1 घंटे में पूरा करना है. आप क्या बोल सकते हैं पेरेंट्स को? आज तो मैंने 45 मिनट्स में कर लिया, आज 50 मिनट में कर लिया. क्यों कर लिया ऐसा हमने? क्यों ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जब आपकी नीयत होती है. नीयत यू ऑल नो वेरी वेल. जब आपकी इच्छा होती है, तो जब आपकी इच्छा होती है तो आप उस वर्क को बहुत जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं. बट जब कभी आपकी इच्छा नहीं होती है, जब कभी आपकी इच्छा नहीं होती है, तो उसी वर्क को हम बहुत आराम से करने की कोशिश करते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. क्या? वेरिएबल फोर्स. तो क्या हुआ इस कंडीशन में कि ये जो फोर्स था ये सब जगह क्या था? अलग अलग था. यानी वी कैन से दैट कि फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज. फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं होता. क्या मतलब है इसका? मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा?
आपको थोड़ा ना पता चलेगा। फोर्स क्या रहेगा, चेंज हो सकता है। मैंने एक्स को ऐसे टच कर रखा है तो फोर्स कम है, थोड़ा फोर्स लगा दिया और लगा दिया और लगा दिया, तो फोर्स के अमाउंट को आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि जनरली जो वर्क होता है वो वर्क होता तो फोर्स की वजह से है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो फोर्स होता है ये कांस्टेंट ना होके कौन सा होता है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब अगर फोर्स चेंज होगा, अगर क्या चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज होता रहेगा, तो उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है बाय द टाइम। जैसे फोर्स मैं इस तरह से लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे तो क्या है, फोर्स है, और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज। फोर्स चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी फोर्स ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, कभी कुछ कभी। ऑल दिस कैन हैपन, दैट्स व्हाई द वर्क इज आल्सो डन बाय वेरिएबल फोर्स। और उसमें भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जब हमें टोटल वर्क निकालना होता है, क्या निकालना होता है, टोटल वर्क, तो हम सभी केसेस का क्या जोड़ देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस था, यहाँ पे एक बार फोर्स लग रहा था F1 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, और यहाँ पर फोर्स लग रहा था F2 और डिस्प्लेसमेंट हुआ x2। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम सभी केसेस का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसका टोटल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, उसका टोटल। और वो टोटल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कौन से मेथड से निकालेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ा है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में स्ट्रेट लाइन वाले में हमने पढ़ा। इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हमें x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो इस तरह से हम उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, व्हाट वी कैन डू इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमें आता है, हम लोग इसमें इंटीग्रेशन ही करते हैं। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसी थ्योरम को हम पढ़ेंगे किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। फॉर विच फोर्स, वेरिएबल फोर्स। हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी उस थ्योरम को पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आपको क्लियर है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अभी हमने देखा, अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अभी हमने देखा कि वेरिएबल फोर्स क्या होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास यहाँ पर, द नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड ऑन वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वेरिएबल फोर्स की वजह से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वेरिएबल फोर्स की वजह से। अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज वेरिएबल फोर्स। तो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था पिछली क्लास में कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के। और अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ k से लिखूं तो k इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इस तरह से लिख सकते हैं। बट ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स जब वेरी करेगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेगा, तो हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dk बाय dt इज इक्वल्स टू हाफ m। v² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v, और साथ में क्या आ जाएगा, dv बाय dt। 2 से 2 कैंसिल, तो dk बाय dt किसके इक्वल आ गया, m into v
dt। dv/dt ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि dk/dt इज इक्वल्स टू f into v। हमने dv/dt की जगह a लिखा और f into v क्या होता है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स। तो dk/dt किसके इक्वल आ गया? f into v के। ये क्लियर है यहाँ पे? तो dk/dt की वैल्यू आ गई f into v। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dk/dt किसके इक्वल आ जाएगा? dk/dt विल बी इक्वल्स टू f into dx/dt। dt से dt कैंसिल कर सकते हैं। तो dk इक्वल्स टू क्या आ गया? f into dx। dk इक्वल्स टू क्या आ गया? f into dx। क्या ये क्लियर है? dk किसके इक्वल आ गया? f into dx के। प्रॉब्लम है। अब हमें टोटल चेंज निकालना है। क्या निकालना है हमें? टोटल चेंज। तो टोटल चेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? दोनों साइड का इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन याद है हमने कुछ पढ़ा था ऐसे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू x की पावर 1 + 1 / 1 + 1 दैट इज x²/2। हमने ये फॉर्मूले पढ़ा और इनके अंदर लिमिट भी पुट करना। जैसे यहाँ पर लिमिट गिवन है 0 to 1, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं इसके अंदर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2। तो इस तरह से हम इन लिमिट्स को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो क्या है? ki। ये कौन सी एनर्जी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? kf। वो क्या है? kf। पहले जब इसकी पोजीशन थी तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी? हम लोग क्या मान लेते हैं? xi। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। फिर xf, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ये क्या है? फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास लिमिट्स आ गई। क्या आ गई? लिमिट्स। इन लिमिट्स को हम कैसे पुट करेंगे? इन लिमिट्स को पुट करते हैं। तो लिमिट्स को पुट करने के लिए हमें पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अभी हमने देखा कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले थे कुछ। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dk का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? k और इनिशियल से फाइनल इसकी लिमिट है। ऐसे यहाँ पे फोर्स और इसकी लिमिट क्या है? xi to xf dx। dk का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? k, तो k ki to k final is equals to x xi to x final। तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट is equals to f भी है साथ में f into xf minus xi। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वर्क के। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आ गया? वर्क के। यही हमने पढ़ा था कौन सी थ्योरम में? वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी हमने ये पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम चाहे हम कांस्टेंट फोर्स के लिखें, कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखें या फिर वेरिएबल फोर्स के लिए लिखें, दोनों के लिए क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है। दोनों का रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। बट क्योंकि वर्क क्या होता है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो हम लोग इस फॉर्मूले को कम यूज करते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले को क्या करते हैं? कम यूज करते हैं। और अगर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, हम लोग डायरेक्टली सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमें यूज करना है। इसको हमें क्या करना है? यूज। कैसे यूज करते हैं? सेकंड लॉ के अंदर हमने देखा था।
सेकेंड लॉ में F इक्वल्स टू क्या होता है m into a, या फिर जो हमने पढ़ा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन दोनों कंसेप्ट्स को हम ज्यादा यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको 9th 10th में पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो उसके रेस्ट की वजह से होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रेस्ट के अंदर होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है सबको ना? यूनिट क्या होती है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वही जो एनर्जी की थी, जूल। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है इसकी, सेम m1 n2 t-2, ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m into g into h। किसके इक्वल होती है, m into g into h। m क्या होता है, मास, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस। क्या मतलब है इसका कि अगर आप इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं h हाइट के ऊपर, और एक इस तरह से डायरेक्टली ऊपर लेके जा रहे हैं h हाइट के ऊपर, तो दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ का तो क्या होता है, रास्ते के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वेरिएबल फोर्स की वजह से भी प्रोड्यूस होती है, और वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि F is equals to minus dV by dx। F is equals to minus dV by dx। यहाँ पे V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, f क्या है, फोर्स। तो हम इसको किस तरह से आगे लिख सकते हैं, जब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालते हैं यहाँ से, F into dx is equals to minus dV। इस नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो F dx is equals to dV। इज दैट क्लियर? अब दोनों साइड लिमिट्स पुट करते हैं, तो माइनस f, पहले पोजीशन थी xi, बाद में पोजीशन हो गई xf, dx और dv के लिए पहले पोटेंशियल एनर्जी थी dx, बाद में हो गई df dv। इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x। तो x का इंटीग्रेशन लिमिट्स xi से xf, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स vi से vi। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस f इंटू xf माइनस xi इज इक्वल्स टू vf माइनस vi। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस f xf माइनस xi। इज दैट? अब अगर जैसे हमारा मोशन है, जैसे पहले ऑब्जेक्ट इस हाइट के ऊपर था h, फिर h1, फिर h2, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती जा रही है, किसी सरफेस से कम होती जा रही है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती जा रही है, किसी सरफेस से कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती है, अगर उसके मास में कोई चेंज नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी किस हाइट पे क्या रहती है, मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर, कम, फिर और क्या हो जाती है, और कम। इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। और अगर कभी हमने इसको सरफेस के अंदर डाल दिया, सरफेस के अंदर जैसे ये नीचे खड्डा खोदा और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को गाड़ दिया, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव mgh। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ गाड़ देते हैं, जमीन के अंदर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, E is equal to minus mgh। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और
काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इस साइड के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mvh। बट जैसे ही ये मोशन में आएगा, ये किस में आएगा? मोशन में, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? इक्वल। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आता है? मोशन में, या फिर मोशन से कहाँ जाता है? रेस्ट में। या तो मोशन से रेस्ट में आए या रेस्ट से मोशन में आए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? mgh = हाफ mv²। mgh को किसे को लिख सकते हैं? हाफ mv² के। तो यहाँ से m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो gh क्या आ जाएगा? gh will be equals to half v², so v² is 2gh। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2gh। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? √2gh। इज दैट क्लियर? यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो जब हम यहाँ पे m से m कैंसिल करेंगे तो यहाँ से v² का फॉर्मूला क्या आ सकता है? √2gh। इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी सम होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम किसका? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। इसके साथ साथ में हम कभी-कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है? It follows the conservation of energy, that energy can neither be created nor it can be destroyed। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। neither it can be created nor it can be destroyed। ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या रेस्ट में होता है उसका सम होता है, और उन दोनों का सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। वी कैन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा रिमेन्स क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर वहां पे फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस ना हो, किसकी वजह से लॉसेस ना हो? फ्रिक्शन की वजह से। अगर वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया तो एनर्जी का लॉस हो सकता है। एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हो सकता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, या फिर लाइट, वेपर्स, ये सब बाहर निकल सकते हैं उससे, या कुछ लाइट का अमाउंट बाहर निकल गया, या फिर कोई ज़्यादा चीज गर्म हो रही है तो उससे थर्मल एनर्जी का लॉस हो गया। ये लॉसेस हो सकते हैं, बट हम लोग कौन सी कंडीशन मान रहे हैं? आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। दिस कंसेप्ट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं हमारी बुक का, जो बेस्ड है वर्क की डायरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? वर्क की डायरेक्शन के ऊपर, कि वर्क कौन सी डायरेक्शन में कौन सा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, कैसे उसको हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। 10th में भी हमने पढ़ा था कि एक फॉर्म दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बट वो चेंज होता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वर्क डन का साइन जरूरी है समझने के लिए।
कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन आगे ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वर्क डन का साइन हमें क्या है समझना जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन है, स्टेट केयरफुली इन फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन क्वांटिटीज के अंदर वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पूछा है। तो फर्स्ट क्या है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू अ बकेट। एक बकेट है जो एक रस्सी से बांधी हुई है, जो किससे बांधी हुई है, रस्सी से। एक बकेट इस तरह से रस्सी से बांधी हुई है, एक आदमी इसको खींच रहा है ऊपर, उसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आप बाल्टी को इस तरह से ऊपर उठा रहे हैं तो आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं और बाल्टी भी इधर ही मूव कर रही है ऊपर ही। तो जब फोर्स और बकेट का मोशन, जब फोर्स और बकेट का मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इस केस में यानी फर्स्ट केस के अंदर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट केस के अंदर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव केस। ऊपर वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बकेट को ऊपर खींच रहे हैं बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। तो बकेट ऊपर आ रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे भी वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट केस क्या है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और लास्ट क्या है इसमें, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। रेजिस्टिव फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है, रोकना, और रोकना का फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मैं इधर धक्का दे रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो ये क्या है, नेगेटिव वर्क है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, कुछ एग्जांपल्स थे, हमें क्या बताना था, कौन सा वर्क पॉजिटिव है और कौन सा वर्क नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, और बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है सभी को। बाकी हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के पहले हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी, फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी। तो ये सब आपको समझ में आए, अच्छी बात है, नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क द डाउट। क्लियर है सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।